हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बेटे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो क्या होता है। मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका एरिया है ए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा, करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया, इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा NIA। ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। मान लो ये सर्किल है तो इसका रेडियस r है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस, ये एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की होगी। यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, ये हमारा लूप ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एरिया को हम एज ए एरिया वेक्टर लेके चलेंगे। यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, करंट को ऐसे पकड़ा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर जिधर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। और एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ये, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऐसे थीटा डिग्री पे। थीटा डिग्री एंगल बना रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इस करंट कैरिंग कॉइल में करंट ऐसे चल रहा है। ये है P Q R S। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉइल इज L एंड ब्रेड्थ इज B। ये हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है ये L है, और ये वाली साइड इसकी क्या है, ये जो ब्रेड्थ है इसकी क्या है, ये B है। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है। क्लियर ये बात। अब सबसे पहले आप देखो कि PQ के ऊपर फोर्स किधर लगेगा। फोर्स PQ के ऊपर, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ। फोर्स क्यों निकाल रहा हूं मैं फोर्स क्यों निकाल रहा हूं, मुझे तो टॉर्क चाहिए ना। तो टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले में फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स आ जाएगा पेयर में, कपल ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा, भाई उसी से तो टॉर्क आएगा। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक रोड है, इसके ऊपर हमने इधर फोर्स लगाया, दूसरे एंड पे फोर्स इधर लगाया, तो ये कॉइल, ये रोड हमारी रोटेट करेगी ऐसे सेंट्रल एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, तो इसका टॉर्क निकल के आएगा। तो हमें कपल ऑफ फोर्स निकालना सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस एंड, इस के ऊपर PQ की सेगमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल रहा हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन PQ, इसको मैं F1 बोल रहा हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स क्या लगता है, ILB sin थीटा, और ये फोर्स F1 है। ठीक, ILB sin थीटा, इसकी लेंथ L है, इसमें करंट चल रहा है IB, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर प्रोवाइड कर रखा है। एंगल क्या होगा, देखो L और B के बीच में लेंथ इधर है, B इस तरफ है, तो एंगल क्या हुआ 90, sin 90 क्या हो जाएगा 1। अब देखो फोर्स क्या निकल के आएगी, अब देखो डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स किधर आएगी, राइट हैंड से रूल यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस फिंगर को सेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर, और करंट मतलब चार्ज पार्टिकल की मोशन को, ये चाइल्ड और ये फादर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मदर फादर और चाइल्ड। ठीक है, मदर फादर और चाइल्ड। तो चाइल्ड मतलब करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स इधर लगेगी, आउटवर्ड फोर्स लगेगी। तो आउटवर्ड फोर्स को आप यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये फोर्स आउटवर्ड लगेगी F1, और वैल्यू क्या होगी ILB। ओके, अब देखो इसके आप साथ में आप क्या लगा सकते हो कि ये डॉट लगा सकते हो, आउटवर्ड होगी। अब ऐसे ही इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन RS, इसको मैं F2 बोल रहा हूं इसके ऊपर। अब करंट ऊपर जा रहा है, इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब किधर जा रहा है इनवर्ड, तो फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, मतलब ये फोर्स लगेगी अंदर की तरफ F2। ठीक है, और F2 की वैल्यू भी क्या होगी ILB, इसकी लेंथ भी L है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और करंट चल रहा है I, और एंगल क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, मतलब L इधर और B इधर, एंगल क्या हो जाएगा 90 sin 91। ओके, ये अंदर की तरफ फोर्स, ये बाहर की तरफ फोर्स, तो इसका मतलब ये इस तरह से रोटेट करेगी कॉइल हमारी। अब इस पे और इस पे और देखना है फोर्स। ठीक है, तो देखो फोर्स एक्टिंग ऑन PS, PS के ऊपर फोर्स मान लेते हैं F3 है,
इस पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, आई एल, एल का काम कौन कर रहा है, ब्रेड्थ है ना, और ब्रेड्थ क्या है, बी, आई बी कैपिटल बी साइन थीटा, एंगल क्या होता है आई एल, आई एल तो इधर है और बी इस तरफ है, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 180 है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। अब देखो बी इस तरफ और आई एल इधर, तो हमारा एंगल क्या होगा यहाँ पे, आई एल और बी के बीच का एंगल होता है ना आई एल बी साइन थीटा। अरे फोर्स आपने पढ़ा होगा, आई एल बी साइन थीटा ये होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी होता है अगर साइन थीटा हटाए तो, यहाँ पे एल इधर है और बी इधर है, तो ये वाला एंगल लेना है, ये एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, तो आई एल का काम बी कर रहा है, बी साइन 180 माइनस थीटा, तो F3 कितना आएगा बेटे, आई बी बी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो F3 ये निकल के आएगा, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, राइट हैंड से रूल अप्लाई करो, देखो करंट की डायरेक्शन में इस फिंगर को सेट किया, इधर B हमारा इस तरफ है, तो ये एंगल क्या हुआ 180 माइनस थीटा, थंब किधर है ऊपर की तरफ, मतलब इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा F3, ठीक है। अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन, ये वाला पार्ट बच गया, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू आर, और इसको मैं बोल रहा हूं F4, आई बी, इसकी भी ब्रेड्थ क्या है बी, मतलब लेंथ बी है ना, आई एल का काम कौन करेगा स्मॉल बी, बी साइन, अब देखो आई एल इधर है और बी इधर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा। अब देखो F4 ये निकल के आ रहा है, अब F4 की डायरेक्शन किधर होगी, आपने इस फिंगर को सेट किया है करंट की डायरेक्शन में, इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये एंगल हो गया ना थीटा, देखो ये बी और ये करंट, करंट इधर जा रहा है, ऐसे जो रखा हुआ था इस कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये भी इधर, थंब किधर है नीचे की तरफ, तो मतलब फोर्स लगेगा नीचे, ये फोर्स होगा F4। अब F3 और F4 की जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो सेम होगी, जितना फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा उतना इधर लगेगा, जितना इधर लगेगा उतना लगेगा, मतलब एवरी पॉइंट पे जो फोर्स ऊपर लगेगा वही फोर्स नीचे लगेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दीज फोर्सेस आर कैंसल आउट टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब F3 एंड F4 कैंसल आउट ईच अदर, इसका मतलब इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगी, इधर से ये बैलेंस रहेगा ऐसे, तो फोर्स किधर लगी, ये फोर्स इस तरफ लग रही है, ये इस तरफ लग रही है, दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, तो ये इस कॉइल को ऐसे घुमा देगी, जब कॉइल ऐसे घूम जाएगी तो क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो वो हमें टॉर्क निकालना है कितना होगा। इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि फोर्स F1 और F2 की वैल्यू क्या है ILB, इसका और इसका तो कोई यूज नहीं, ये तो दोनों की इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, दीज आर कैंसल आउट टू ईच अदर, और ये देखो ये फोर्स यहां लग रही है, ये यहां लग रही है, दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है ILB, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, टॉर्क क्या होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स कौन सा है ये या ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दोनों में से कोई एक फोर्स लो, ILB मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, देखो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पे F2 हमारा इधर लग रहा है और हमारा F1 इधर लग रहा है, देखो ये जो F1 है ये इधर लग रहा है, ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, ये आपकी क्या है B है, ये ब्रेड्थ क्या है B। अब देखो F2 यहां लग रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग F1 यहां लग रहा है, अब F2 यहां लग रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग F1 इधर लग रहा है, मतलब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स यहां पे होगी, F1 इधर होगा, F2 अंदर की तरफ होगा, एवरी पॉइंट पे F2 होगा इधर, इस पे एवरी पॉइंट पे F1 होगा, तो मैंने कोई दो पॉइंट उठाए और उनको यहां रिप्रेजेंट कर लिया, मान लो ये P और S पॉइंट उठा लिए मैंने, P और S, ठीक है, F2 और F1। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये था ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या था ये थीटा, ये एंगल क्या था थीटा, इनको यहां से ज्वाइन करो आप, ये एंगल क्या बनता हुआ नजर आएगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा, यही दोनों पॉइंट पे देख लो, यहाँ F2 है, यहाँ F1 है, यहाँ F2, यहाँ F2, एवरी पॉइंट पे F2 F1 F2 F1 है, तो आप किसी दो पॉइंट को उठा करके और उनको इस टाइप से मिला करके और एंगल देखो क्या है थीटा। अब देखो मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहता हूं, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस ये है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये पॉइंट अपना मान लो T, तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा PT,
तो टॉर्क आ जाएगा आई एल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस ये और इसकी या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हो आप, मतलब पी एस टी, और इसको मैं क्या बोल दूं, बोल देता हूं मैं इसको, मान लो इसको मैंने एच बोल दिया, ठीक है। तो या तो पी टी और या फिर एस एच, इन दोनों में से कोई भी लिखो आप, या तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं भी ले लो आप, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थीटा एंगल है तो ये देखो ये एंगल क्या बन जाएगा थीटा, ये थीटा है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। तो अगर मैं ये पीटी लेके चलता हूं तो मुझे ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, मुझे ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, इससे पीटी निकालना है तो पीटी बाय ये डिस्टेंस क्या है स्मॉल बी, पीटी बाय एस पी, पीटी बाय एस पी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज cos थीटा, तो पीटी क्या आएगा एस पी cos थीटा, पीटी की वैल्यू क्या आएगी, एस पी की क्या है, एस पी क्या है स्मॉल बी, तो ये बी cos थीटा, ये आएगा बी cos थीटा, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आएगी बी cos थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के निकालता हूं ऊपर वाली को, तो हमें क्या चाहिए फिर एस एच, ठीक है, तो एस एच बाय एस पी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या बन गया cos थीटा, तो एस एच क्या हो जाएगा एस पी की वैल्यू क्या है बी, ये इधर जाएगा बी cos थीटा। देखो पीटी लेके आओ या एस एच लेके आओ, दोनों की वैल्यू क्या है बी cos थीटा, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बी cos थीटा। तो टॉर्क क्या बन जाएगा, देखो आई एल क्रॉस बी, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, एल क्रॉस बी, एल इसकी लेंथ है बी इसकी ब्रेड्थ है, तो क्या बन गया ये एल क्रॉस बी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया बन गया आई बी ए, ये बी मैग्नेटिक फील्ड वाला, और इन दोनों का हमने क्या लिख दिया एरिया ए cos थीटा, ये टॉर्क निकल के आ गया भाई, ठीक है। अब टॉर्क क्या है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये cos थीटा है, इससे क्या आ रहा है स्केलर फॉर्म में आ रहा है। अब देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूं, मैंने इस कॉइल के, ये कॉइल देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, इस कॉइल के परपेंडिकुलर प्लेन, ये तो इस कॉइल का प्लेन है ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कॉइल को मैंने ऐसे रखा, तो इस कॉइल का प्लेन ये हुआ ना, इस कॉइल के प्लेन के मैं एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, जैसे कि ये प्लेन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये प्लेन एंगल बना रहा है अल्फा, ये प्लेन कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा। देखो समझो मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं, जैसे ये अपना ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा। अब मैंने इसके एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर दिया ऐसे, जो प्लेन इस कॉइल का है ना उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, तो वो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और कॉइल का प्लेन कितना बना रहा है थीटा, तो मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया 90, यहां से नजर आ रहा होगा थीटा प्लस अल्फा क्या है 90, मतलब कि थीटा प्लस अल्फा है 90 डिग्री, तो अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, दोनों तरफ आप क्या लगा दो इसके अंदर साइन लगा दो आप, मतलब कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक है, तो इसका मतलब cos थीटा किसके इक्वल आ गया साइन अल्फा के, ठीक है। अब देखो इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न है ऐसे, तो टॉर्क क्या बन जाएगा n i b a cos थीटा, और cos थीटा अभी अभी मैंने आपको बताया है कि इसके इक्वल है साइन अल्फा की, ठीक है। तो देखो n i a ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है n नंबर ऑफ टर्न i करंट एरिया, मतलब n i a ये वाली चीज, और ये इसको हम क्या लिखेंगे m मैग्नेटिक मोमेंट, एम बी, और cos थीटा को क्या लिखेंगे साइन अल्फा, एम बी साइन अल्फा, तो ये टॉर्क का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये निकल के आया है एम बी साइन अल्फा, एम बी साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट इसका किधर होगा, एम की डायरेक्शन क्या होगी, इसका एरिया वेक्टर किधर है इस कॉइल का, इधर एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है, देखो ये प्लेन था ऐसे,
तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब जिस तरफ एरिया वेक्टर उस तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो m क्रॉस b, टॉर्क किधर आएगा, ऊपर की तरफ। अब राइट हैंड रूल से टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है। देखो यहां तक आपको सभी को ये बात क्लियर होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये cos थीटा से स्केलर फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो मैंने क्या किया, उस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया। उस कॉइल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया ये, और ये वाला प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कॉइल का प्लेन था ऐसे, ये इसके मैंने परपेंडिकुलर ये प्लेन खींच दिया। देखो ये वाला, ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है, अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया, 90। अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा, दोनों तरफ साइन लगाया तो साइन अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा आ रहा है। इसका मतलब cos थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे साइन अल्फा से। अब आपने a क्रॉस b पढ़ा होगा, a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा। तो जब साइन थीटा को उठाते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है a क्रॉस b। तो अब वो वाली बात हो जाएगी यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b, m क्रॉस b, टॉर्क क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, m क्रॉस b। ओके, अब देखो मैंने cos थीटा को sin अल्फा से रिप्लेस कर दिया, NIA ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको m लिख दिया b, तो mb sin अल्फा, ये फॉर्मूला आ गया यहां से, mb sin अल्फा या फिर n क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या बता रहा था आपको, m और b। अब टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, ये कॉइल का प्लेन है, कॉइल का प्लेन ये है, इसका एरिया देखो आप, इसका एरिया ये है, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया। जिधर एरिया वेक्टर होता है उस तरफ ही क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया था ना अभी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA। इसके साथ यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, जो डायरेक्शन एरिया की होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बताया था आपको। तो जो डायरेक्शन एरिया की, अब एरिया की डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, परपेंडिकुलर टू दी एरिया होता है एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब आपने राइट हैंड रूल से टॉर्क की वैल्यू निकालनी। देखो m इधर, जिधर एरिया वेक्टर उस तरफ m को m की तरफ इसको ले जाओ, हाथ को ले जाओ आप ऐसे, इसको पाम को ले जाओ कंप्लीट को ऐसे, और क्रॉस कर दो b की तरफ। b हमारा इधर है, m क्रॉस b, तो थंब क्या देगा, टॉर्क की डायरेक्शन। थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो मतलब टॉर्क किधर लगेगा इस कॉइल पे, ऊपर की तरफ। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, इस राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो, a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b, तो इसकी डायरेक्शन अपने आप थंब देगा, a क्रॉस b, m क्रॉस b। ठीक, तो ये हो गया भाई, ये बना था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, ये आपका टॉपिक था। अब जो क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, वहां आपने देखना है कि आपको अल्फा गिवन है कि थीटा गिवन है, तो वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो अभी मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। मान लो अपने पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न है, मान लेते हैं 100 नंबर ऑफ टर्न है, और लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है, करंट आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमें गिवन है, इसके अंदर 100 टर्न्स हैं और इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट है वो चल रहा है हमारा 10 एम्पियर। ठीक है, और इसको रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3 टेस्ला। प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। क्या गिवन है, प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको गिवन है, प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। और आपको कैलकुलेट करना क्या है, आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIBA sin अल्फा, NIBA sin अल्फा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, N 100 है, I आपको 10 एम्पियर गिवन है, B आपको 3 टेस्ला गिवन है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको गिवन है, लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसके आप क्या बनाओगे मीटर, और 20 इंटू 10 की पावर -2, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन गया, एरिया बन गया, साइन अल्फा। अब क्या एंगल अल्फा 60 है, नहीं, अभी भी मैंने आपको बताया था, ये प्लेन ऑफ द कॉइल ये था, मैग्नेटिक फील्ड ये था, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और कॉइल का प्लेन ये है, इनके बीच का एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री।
इसका मतलब ये तो थीटा गिवन आपको। तो अल्फा क्या था, अल्फा था इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है। तो इसके तो अब वो प्लेन मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो देखो क्या एंगल बनेगा फिर। अब इस ये वाला प्लेन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं और प्लेन ऑफ द कॉइल वो तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल क्या बचेगा यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस अल्फा क्या होता है 90, आपको थीटा गिवन है तो अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री यहां से। तो यहां पर साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 30, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, ये अल्फा क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। प्लेन ऑफ द कॉइल गिवन है बेटे, प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल नहीं देना, प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर प्लेन जो हमने ड्रॉ किया था, जिससे कि हमारा टॉर्क है वो वेक्टर फॉर्म में निकल गया था। ठीक, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो 1000, ठीक है 120, और ये यहां से 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 0 और ये 2 0 2 0, 10 की पावर -4 साइन 30 1/2। ठीक है, तो ये टॉर्क आ जाएगा 3 और 2 5, मतलब 24 इंटू 10/2। ठीक है, ये टॉर्क आ जाएगा 120 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होगी देख लो आप, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, आइदर फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, तो टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर लिखोगे आप। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है NIA, ये होता है एम्पियर करंट और एरिया मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न की तो कोई यूनिट नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और टॉर्क की क्या होती है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। देखो अगर आपको ये गिवन है कि कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n 100 नंबर ऑफ टर्न, इस क्वेश्चन में मैं ये लेके चल रहा हूं, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 number of turn in which current flowing is 3 ampere and having radius is 10 centimeter. Find out the magnetic field at the center of the coil, ठीक है, and magnetic moment. हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट O पॉइंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है इसका। क्लियर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई NI/R, बायोट साइड लॉ की एप्लीकेशन 10 की पावर -7, 2 पाई n 100 है, I क्या है, I अपना है 3 एम्पियर बाय R क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2, तो B क्या निकल के आएगा, B आएगा यहां से देखो 6 पाई, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 और -7 10 की पावर -4 बच जाएगा। ठीक है, टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके सेंटर पे क्या है 6 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड आया है 6 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है M, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है NIA, N हमारा 100 टर्न है, करंट हमारा 3 एम्पियर है, और एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, R क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 को आप मीटर बनाओगे 10 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर बन गया इसका स्क्वायर, तो M की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटे यहां से देखो, ये बनेगा 3 पाई इंटू 10 की पावर 3, ठीक है 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर क्या बचा इधर 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, मतलब M आएगा 30 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर लेके चलते हैं कि इस कॉइल को हमने दो बातें हमने कैलकुलेट की, क्या क्या कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला 30 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड है वो कितना है, मान लेते हैं यहां से जो 2 टेस्ला, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड दिया 2 टेस्ला, और इस कॉइल को ऐसे लटका दिया जैसे ये है, ऐसे कॉइल लटक रही है वर्टिकली ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर दे दिया। ठीक है, तो हमें इनिशियल और फाइनल, मान लो ये पहले 0 डिग्री एंगल बना रही है, इस कॉइल का प्लेन है
और मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल का प्लेन ये है ना, ये है ना कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ऐसा हो जाता है 90 डिग्री, कॉइल ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे टॉर्क बताना है। तो टॉर्क देखो क्या होगा, टॉर्क इनिशियली टॉर्क क्या हो जाएगा, NIBA साइन अल्फा, ठीक है। NIBA जो भी है हमें गिवन है, NIBA साइन अल्फा। देखो अब ये कॉइल तो ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ किया मैंने, वो प्लेन कैसे आएगा, इस तरफ ऐसे आएगा ना वो प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ 0 डिग्री, मतलब अल्फा 0। तो टॉर्क इनिशियली क्या होगा 0, फाइनली टॉर्क क्या होगा, टॉर्क फाइनली N100, I क्या है 3 एम्पियर, B क्या है 2, एक्सटर्नल लेना। अब ये वाला B नहीं लेना, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो लेना है B। एरिया इसका क्या हो जाएगा पाई, R स्क्वायर क्या है हमारा 10 के मीटर बना लो आप, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, NIBA साइन अल्फा। और अब एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 90 डिग्री। देखो ये कॉइल है, ये रोटेट करके ऐसे आ गई, तो हमने जो परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ किया वो प्लेन तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो उस प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या बना 90। अब एंगल क्या बना, जो हमने प्लेन इस कॉइल, ये कॉइल तो ऐसे रोटेट करके ऐसे आ गई, इसका जो प्लेन है हमने जो परपेंडिकुलर प्लेन खींचते हैं जो ड्रॉ करते हैं वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। तो साइन 90 मतलब अल्फा क्या हो जाएगा आपकी बार 90 डिग्री। तो टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टॉर्क निकल के आएगा। क्या आएगी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करो, 3 2 जा 6 पाई। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर -1 का स्क्वायर, 10 की पावर -2 बचेगा, 10 की पावर -2 और 2 ये 100, ठीक है। तो क्या हो गया 1 हो गया, मतलब 6 ये हो गया न्यूटन मीटर, ये हमारा टॉर्क आ गया। ये फाइनल टॉर्क मैक्सिमम होगा, इनिशियल टॉर्क 0 होगा। ये बात आपको समझ में आई, कॉइल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बाद में कॉइल रोटेट होके ऐसे आ गई, तो हमें इनिशियल टॉर्क क्या होगा फाइनल टॉर्क क्या होगा वो बताना। इनिशियल टॉर्क कैसे निकालेंगे, आप इसकी परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करो, उस प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड में स्टार्टिंग में कोई एंगल नहीं होगा, एंगल 0 होगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। बाद में जब ये कॉइल ऐसे रोटेट हो गई, तो हम जो परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करते हैं इसके कॉइल के प्लेन की, वो ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है 90, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्लियर। अब देखो, अब हमें बताना है कि जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करके ऐसे आई तो इसकी ओमेगा क्या होगी, एंगुलर स्पीड क्या होगी, और आपको मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ द कॉइल गिवन है। क्लियर, आपको गिवन है कि इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया है वो है 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस कॉइल का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया है वो आपको गिवन है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है ओमेगा, एंगुलर स्पीड, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ coil when it rotated from 0 डिग्री to 90 डिग्री। ठीक है, एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर रही है। अब आपको पता है कि जब ये कॉइल ऐसे थी मैग्नेटिक फील्ड में, और जब ये रोटेट करके ऐसे जाएगी, मतलब ये कॉइल ऐसे है ना, ये रिंग ऐसे है और फिर ये रिंग रोटेट करके ऐसे गया, तो इसकी ओमेगा क्या होगी, टॉर्क होता है आई अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क आई अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी, एंगुलर वेलोसिटी। तो टाउ इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाय डी थीटा और डी थीटा बाय डी टी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो टॉर्क क्या बनेगा, टॉर्क आई, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं डी थीटा बाय डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। अब देखो यहां से ये क्या बन गया, ये तो डी ओमेगा बाय डी थीटा ही रहने दो, और ये क्या बन गया, ये अपना ओमेगा बन गया। ठीक है, तो टॉर्क क्या आएगा देखो, टाउ डी थीटा और आई ओमेगा डी ओमेगा, ये बन गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा, थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ की वैल्यू NIBA, यहां पे थीटा है। अब हमें क्या लेके चलना है, NIBA साइन थीटा, मतलब जो अल्फा है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, अब थीटा बोल रहा हूं। ठीक है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, जो अल्फा बोल रहे हैं उसको थीटा बोल लो आप।
नहीं तो यहाँ पर आप डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो डी अल्फा की फॉर्म में, ठीक है, तो उससे अल्फा की फॉर्म में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? अब थीटा अल्फा में कंफ्यूज मत होना, आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि हमने टॉपिक में अल्फा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा, फिर डी अल्फा हो जाएगा। अब आई ओमेगा डी ओमेगा, क्लियर। अब एन आई बी ए ये तो कांस्टेंट है, एन आई बी ए कांस्टेंट है, एन आई बी ए कांस्टेंट। साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री करना है। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस अल्फा। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस अल्फा होगा और 0 से 90 डिग्री, और ये आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पावर में एक ऐड हो जाएगा, वही नीचे आएगा। इधर वाले का इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट था बाहर आ गया, एंगुलर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है बाहर आ गया, ओमेगा की पावर 2 बाय 2 यही नीचे। इधर देखो ये कांस्टेंट बाहर, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोस अल्फा 0 से 90 डिग्री, क्लियर। जो बताना है वो यहाँ पे निकल देंगे हम, देखो जो भी आएगा। एन आई बी ए, एन आपका 100 है, आई आपका 10 एम्पियर है, ठीक है। बी आपको 2 टेस्ला गिवन है इधर। एरिया आपको पता है क्या है? पाई। आर है आर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस इसके आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कोस अपर लिमिट माइनस कोस लोअर लिमिट, और इज इक्वल टू ये क्या? आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, क्लियर। अब इस पूरे को हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल के आता है? ये देखो, हमारा जो करंट था वो क्या था? 10 एम्पियर था ना। इसमें करंट की वैल्यू क्या थी? 10 एम्पियर थी ना। चलो, करंट अपना 3 एम्पियर लिया था आई थिंक, तो 3 एम्पियर है, ठीक है। तो ये देखो क्या बचेगा यहां से, 6 पाई माइनस जो भी करंट लिया था हमने, करंट गिवन था वो जो भी लिया था वो 3 एम्पियर था आई थिंक, 3 आ जाएगा। अब देखो ये 3 2 जा 6 पाई, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा, 10 की पावर -2। अब माइनस साइन कोस 90 क्या होता है? 0, कोस 0 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 पाई और आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब आपको पता है ये तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 12 पाई, और ये नीचे आएगा 0.1 बोला था ना मैंने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 केजी पर मीटर स्क्वायर, ओमेगा यहां से निकल आएगा, ठीक है। तो ये 120 पाई अंडर रूट ओमेगा, और इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो क्या था कि आपको एक प्लेन है उसको रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो रोटेट करेगा तो उसकी ओमेगा क्या होगी? 0 से 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री आपने क्या करना है? लिमिट ले लेनी है 0 से 90, और यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा की फॉर्म में पता है, तो आप अल्फा से मल्टीप्लाई, डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, डी अल्फा से डिवाइड कर दो, या डी अल्फा बाय डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, और ये डी ओमेगा बाय डी अल्फा, ये डी रहेगा इधर, डी अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टॉर्क की वैल्यू पता है एन आई बी साइन अल्फा। थीटा लेते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो थीटा क्या है, मतलब कोस थीटा वाला फॉर्मूला मत लगा देना फिर, ठीक है। तो इसलिए मैंने अल्फा की फॉर्म में बताया आपको, तो ये हो जाएगा। अब एन आई बी जो आपको क्यों नहीं, तो कांस्टेंट है, इसका कोई चक्कर नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस अल्फा आएगा, माइनस बाहर निकाल लो, कोस 90 क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस 0 1 ये, और ओमेगा निकल आएगा यहाँ से, ठीक है बेटे। तो ये आपका टॉपिक था, टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। इसमें दोनों बातें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखते टाइम हम एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करने के बाद और वो वाला एंगल कंसीडर करते हैं, ओके, अल्फा वाला, ठीक है।